ये कहानी है दो दोस्त ममता और सुमन की। ममता एक गरीब घर की बहू थी, जबकि सुमन उसके बचपन की दोस्त थी, जो कि अमीर घर की बेटी थी। दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी और उनकी दोस्ती स्कूल के समय से ही बहुत गहरी थी। ममता बेशक थी पढ़ाई लिखाई में अच्छी, लेकिन फिर भी गरीब परिवार के होने के कारण उसके माता पिता उसे सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए। दूसरी तरफ सुमन, जिसके पास हर सुविधा थी, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। तभी एक दिन ममता सुमन से बोलती है। सुमन, तुम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाती हो? तुम्हारे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम तो अच्छे से पढ़ लिख कर किसी पद पर भी पहुंच सकती हो। यार मैं क्या करूँ, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब जबरदस्ती तो कोई काम नहीं कर सकती हूँ। सुमन, तुम अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हारे जैसी किस्मत सभी को जल्दी नहीं मिलती है। तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी हर जिद को पूरा करते हैं। तुम भी उनका सपना पूरा करो और पढ़ लिख कर किसी लायक बनो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी। अब एक पढ़ी लिखी लड़की की दोस्त अनपढ़ रह जाए, ये तो बात गलत रह जाएगी ना। हाँ ठीक है, तुम यही समझकर पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई कर लो। तुम खुद के लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए कर लो। और तुम तो मेरी बात हमेशा सुनती ही हो ना, तो यही समझ लो कि तुम्हें आगे बढ़ते देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अपने परिवार वालों और ममता के दबाव के कारण सुमन पढ़ना शुरू कर देती है और स्कूल खत्म होने के बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ममता का स्कूल खत्म होने के बाद उसकी आगे की पढ़ाई रोक दी जाती है और उसकी शादी गोपाल नाम के लड़के से हो जाती है। जैसे कि हम पहले से जानते थे कि ममता गरीब थी, उसे हिसाब से ही उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति गोपाल एक छोटी सी दुकान चलाता था और घर की स्थिति भी कोई खास ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी ममता ने अपने गरीब ससुराल को अपनाया और अपने पति के साथ मेहनत करके काम को आगे बढ़ाने में साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई खत्म होने के बाद सुमन की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से करवा दी जाती है। हैसियत में इतना फर्क होने के बाद भी सुमन और ममता की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। जब वो दोबारा इंडिया लौट कर आई तो वो सबसे पहले ममता से मिलने के लिए उसके घर पहुंची, जहां उसने उसकी माँ से पूछा, आंटी जी ममता कहाँ है? आज इतने सालों बाद जब मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ तो वो यहाँ पर नहीं है। बेटी, तुम्हारे जाने के बाद हमने कुछ समय बाद ही उसकी शादी कर दी थी। अब वो अपने ससुराल में है। क्या आंटी जी, ममता की शादी हो गई? मैं तो यहाँ उसको अपनी शादी की खुशखबरी देने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे उसकी ही शादी की खुशखबरी मिल गई। आंटी जी मुझे उससे मिलना है, आप मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए। ठीक है बेटी, तुम यहाँ रुको, मैं अंदर से कॉपी कलम लेके आती हूँ और तुम्हें उसका एड्रेस लिख कर देती हूँ। ममता की माँ कमरे के अंदर जाती है और कॉपी कलम लाकर ममता का एड्रेस लिखकर सुमन को दे देती है। सुमन एड्रेस लेकर ममता के ससुराल पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी सास चारपाई पर लेटी हुई अपने दिन गिन रही होती है, तो वो जमीन पर बैठकर सब्जियां काट रही होती है। वो उसके पास जाकर बोलती है, मैं तुझे याद हूँ या तू मुझे भूल गई? तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे मेरे ससुराल के एड्रेस कैसे पता चला? और तू इंडिया कब आई? और तेरी शादी भी हो गई? अरे अब बस भी कर, सारे सवाल एक ही साथ पूछ लेगी क्या? एक एक करके सवाल पूछ तो मैं उसका आंसर भी दूं। अच्छा ठीक है, अब तो मैंने पूछ लिया ना, अब जल्दी से मुझे सभी सवालों के आंसर दे। जब मैं इंडिया वापस आई तो मैं सबसे पहले तेरे घर गई तो आंटी ने मुझे तेरे ससुराल का एड्रेस दिया और मेरी शादी इतनी जल्दीबाजी में हुई कि मुझे खुद भी नहीं पता लगा कि मुझे क्या बतानी है। लेकिन मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ, मेरा पति बहुत अमीर है। तेरी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती है। मायके में तो अमीर थी और ससुराल भी तुझे अमीर ही मिला है। मैं भी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। तेरा पति कहाँ है? जरा उनसे मुझे भी तो मिलवा, क्या काम करते हैं वो? मेरे पति एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, बस उसी से हमारा घर का गुजारा होता है। और मैं तुझसे क्या ही छुपाऊं, ना तो मेरी मायके की स्थिति अच्छी थी और ना ही ससुराल की। मेरी सास तो हमेशा बीमार ही रहती है और सारे पैसे उन्हीं के इलाज में लग जाते हैं। जैसे तैसे करके बस हम दिन काट रहे हैं। तू इतनी परेशानी में थी तो तूने मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। मैं तुझसे क्या ही बात करती, लाइफ में इतना उथल पुथल हो गया था कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना तो तू चिंता मत कर। अब पहली बार तेरे घर आई हूँ तो तू मुझे कुछ खिलाएगी पिलाएगी नहीं क्या? बता ना, तू क्या खाएगी, मैं तेरे लिए वही बना दूंगी। तू मुझे एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पिला दे, बस। बहुत दिन हो गए हैं तेरे हाथ की अदरक वाली चाय नहीं पी। ठीक है, तू बैठ,
मैं अभी तेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। ममता रसोई में जाकर सुमन के लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती है। सुमन चाय पीकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो फिर से ममता से मिलना शुरू करती है और दोनों अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव एक दूसरे से बांट लिया करते। सुमन को पता था ममता के पास साधन कम है, इसलिए उसने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो गरीब है। जब ममता को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो पहले की तरह सुमन बिना किसी सवाल किए उसकी मदद किया करती। एक दिन अचानक से ममता के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उसके पति की दुकान में आग लग गई और बहुत नुकसान हुआ और वो बहुत ही परेशान बैठी थी। तभी सुमन उससे मिलने के लिए आती है। क्या हुआ ममता, तुम रो क्यों रही हो? और घर में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सुमन, कुछ भी ठीक नहीं है। अचानक से मेरे पति की दुकान में आग लग गई है। हमें बहुत नुकसान हो गया है। हमारी स्थिति पहले से ही खराब थी, अब तो और खराब हो गई है। तुम चिंता मत करो ममता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। मैं जानती हूँ सुमन कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। हमेशा से जब भी मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत पड़ी है, तुमने ही तो मेरी मदद करी है। तुमने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं गरीब हूँ और तुम अमीर। उस समय में सुमन ममता को दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपने पति से अपनी दोस्त की परेशानी के बारे में बात करती है। इसके बाद ममता के पति को वो अपने पति की कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देती है। उसकी आर्थिक सहायता में भी मदद करती है, जिससे उसके परिवार को बहुत राहत मिलती है। और उसका पति गोपाल सुमन से बोलता है, सुमन जी, अगर आप जैसा दोस्त ना हर किसी को मिल जाए ना, तो मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान कभी खुद को अकेला नहीं समझेगा। गोपाल जी, ममता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम बचपन से ही साथ में रहे, तो भला मैं उसे दुखी कैसे होते हुए देख सकती हूँ? मैं हमेशा उसकी मदद करती हूँ। उसकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। फिर भी सुमन जी, आज के जमाने में कौन इतना करता है किसी के लिए? आज के समय में भाई भाई का सगा नहीं होता है, बेटा बाप का सगा नहीं होता है। लेकिन आप इतनी अमीर होने के बाद भी अपनी गरीब दोस्त को भूल ही नहीं। ममता, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी दोस्त मिली है जिन्होंने तुम्हारी मदद करी है। अगर इस तरह देखा जाए तो मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ, जो मुझे आज के जमाने में ममता जैसी एक सच्ची दोस्त मिली और हमेशा मेरा भला सोचती है। सुमन की छोटी सी मदद से ममता का बिखरा हुआ परिवार और घर फिर से बस जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। कुछ समय बाद वो अपने पति की मदद के लिए अपना छोटा सा बुटीक चालू कर देती है। साथ ही उसका बुटीक चल पड़ता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर करते चले जाते हैं। और सुमन का उनके घर पर आना जाना पहले से ज्यादा हो जाता है और समय के साथ साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। महेश अंबा गांव में रहता था, लेकिन काम के चलते वो जवानी में ही मुंबई आकर शिफ्ट हो गया था। लेकिन आज कई दिन बाद वो फिर से अंबा गांव जा रहा था, और वो भी हमेशा के लिए। रास्ते में आते हुए महेश बोलता है, ना जाने कितने सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूँ। कितना सुकून मिलेगा वहाँ पर। हरे हरे खेत होंगे, बड़े बड़े मकान, और वहाँ यादें भी तो होंगी। महेश, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। योगिता, तुम समझती क्यों नहीं? अभी मैं 30 साल का हूँ और तुम 25 साल की। अरे मुंबई जाकर मुझे कुछ बनना है, और तुम्हारे घर वाले मेरा इंतजार नहीं करेंगे, वो तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जहाँ करवा रहे कर लो। जिसके बाद महेश अंबा गांव और योगिता को छोड़कर शहर की ओर आ जाता है। अपना अतीत याद करने के बाद वो कुछ देर आराम करने लगता है और थोड़ी देर बाद ही वो अंबा गांव पहुंच जाता है। जहां जाते ही वो सबसे पहले अपने घर जाता है, जहां पर उसे बड़ा सा ताला लटका हुआ मिलता है, जिसे खोलने के बाद वो अपने घर के अंदर जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे अंदर जाने से टोकने लगती है। अरे ओ बाबूजी, ये क्या अंदर घुसे जा रहे हो? महेश अब जैसे ही पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है तो अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ये तो बिल्कुल योगिता की तरह लगती है। वही रंग, वही रूप, वही आवाज। लेकिन वो ये नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो तब 25 साल की थी। अब तक तो कम से कम 50 साल की होगी। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। ओ बाबूजी, पगला गए हो का? ऐसे टुकुर टुकुर का दिख रहे हो हमका? जी ये बताइए, आप कौन है और आप मुझे रोक क्यों रही हो? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो सालों से पड़े बंद मकान में चोर चाबी से घुस रहे हो, ऊपर से हम ही से सवाल कर रहे हो। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम महेश है, ये घर मेरा है। वो मैं कई सालों के बाद आया हूँ ना, इसलिए आपने शायद मुझे पहचाना नहीं।
अच्छा, तो आप है महेश बाबू। हमारी अम्मा बहुत बताया करती थी आपके बारे में कि आप बहुत ही पढ़े लिखे हो और नौकरी भी करते हो शहर में। वैसे आपकी अम्मा का नाम क्या है? हमारी अम्मा का नाम बसंती है, बसंती। अच्छा, तो तुम बसंती भाभी की बेटी हो। वो और मैं एक ही उम्र के थे। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है और कितने बरस की हो तुम? ऊता हमका जन्म देते ही चल बसी। हमारा नाम संयोगिता है और हम पूरे 25 बरस के हैं। दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जिसके बाद संयोगिता अब अपने घर चली जाती है और महेश घर की साफ सफाई और सजावट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आती है और महेश को एक थाल देते हुए कहती है, ई लो बाबूजी। ये क्या है? अरे आप इतनी दूर से आए हैं, आपने खाना थोड़ी ना बनाया होगा, इसलिए हम आपके लिए खाना बना कर लाए हैं। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। महेश के इतना कहते ही संयोगिता वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है और अपने घर आकर कहती है, पता नहीं इनमें ऐसा क्या है जो हम इनकी तरफ खींचे ही चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महेश भी उसे दिल ही दिल में बहुत याद करने लगता है और कहता है, ये लड़की कितनी प्यारी है। काश ये मेरी उम्र ढलने से पहले मुझे मिलती तो मैं इसे कभी कहीं जाने ही नहीं देता। जिसके बाद अचानक महेश अब उसके ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है, नहीं महेश, ये क्या सोच रहा है तू पागल हो गया है क्या? अब तेरी जवानी जा चुकी है। ये बचपन का प्यार करना तुझे शोभा नहीं देता। महेश संयोगिता का दिया खाना खा लेता है और थोड़ी देर बाद आराम करने लगता है। दिन बीतते हैं और संयोगिता रोज महेश के लिए खाना लेकर आया करती। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां अब बढ़ने लगती है, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। करते भी कैसे? दोनों के बीच समाज और उम्र की दीवार जो खड़ी थी। एक दिन संयोगिता महेश के लिए खाना लेकर नहीं आती और महेश कहता है, क्या बात है, अब तक संयोगिता आई नहीं? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं? मुझे उसके घर जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी बसंती भाभी के घर जाता है, जिसकी बेटी संयोगिता थी। लेकिन वहाँ ताला लगा देखकर महेश वापस आ जाता है और संयोगिता को याद करने लगता है। जिसके बाद उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और वो दरवाजा खोलता है और बोलता है, कहाँ गई थी तुम? हाँ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब तक आई क्यों नहीं थी? अच्छा, और तुम आए क्या मुझसे मिलने? अरे आया तो था, लेकिन तुम थी ही नहीं। इतनी देर में अचानक से संयोगिता चली जाती है और महेश उसे आवाज लगाता है। संयोगिता सुनो, अरे सुनो तो। संयोगिता के जाने के बाद महेश बोलता है, मुझे इस समाज से और अपनी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं संयोगिता से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं कल सुबह ही उसके घर जाऊंगा और बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है वो भी मुझसे प्यार करती है और वो हाँ ही कहेगी। उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा। जिसके बाद महेश सारी रात सो नहीं पाता। सोता भी कैसे, उसे 55 की उम्र में प्यार जो हो गया था। जिसके बाद अगले दिन उठकर वो उसी घर पर जाता है और दरवाजा बजाता है। जिसके बाद बसंती भाभी दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे महेश, तुम इतने सालों बाद। बसंती भाभी, आप जिंदा हो? आप जिंदा कैसे हो सकती हो? आप तो मर गई थी ना। 55 के हो गए हो तुम और तुम्हारी मजाक की आदत अब तक नहीं गई। मैं भली चंगी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं मर गई। कमाल है। तुम्हें ये किसने बताया? ये सब मुझे तो आपकी बेटी संयोगिता ने बताई थी। बसंती कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर महेश के होश उड़ जाते हैं और वो ये कि पर मेरी तो कोई बेटी नहीं, बल्कि बस एक बेटा है। ये कैसे हो सकता है? बसंती भाभी की अगर कोई बेटी नहीं है तो वो लड़की कौन थी जो मुझसे मिलने आती है? जिसके बाद महेश घर आता है और सोने की कोशिश करता है। अचानक आधी रात को फिर उसकी आंख खुलती है और दरवाजे पर दस्तक होती है। जिसके बाद वो दरवाजे पर खड़ी संयोगिता को देखता है और बोलता है, यार तुम कहाँ चली जाती हो? और तुम हो कौन? आज मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारी माँ ने कहा कि उनके इस नाम की कोई बेटी नहीं है और तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ मर चुकी है पर वो तो जिंदा है। मेरा पूरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम बताओगी मुझे? कोई बात नहीं, अब सब समझ आ जाएगा। पूछो क्या पूछना है। संयोगिता, मैं भले ही 55 का हूँ पर मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया है। इंतजार तो मैंने भी किया था महेश, तुम्हारा कई सालों तक किया, लेकिन तुम नहीं आए और मैंने पास के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी।
लेकिन मेरी रूह को यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे, और देखो तुम आ ही गए। तुम तो योगिता हो ना? योगिता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। हाँ योगिता, इतने साल बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बड़ी खुशी हुई है मुझे। अब जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़प कर मर गई थी ना, ऐसे ही तुम भी मेरे लिए तड़पोगे। नहीं योगिता, तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। जो गलती मैंने की थी वो गलती तुम मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। योगिता। इतना कहकर संयोगिता, जो कि योगिता थी, हवा में विलीन हो जाती है और महेश को 55 की उम्र का प्यार होने के बाद समझ आता है कि उस समय योगिता को कैसा लगा होगा जब वो अपने सपने के लिए योगिता को छोड़कर चला गया था। जिसके बाद महेश संयोगिता की यादों के सहारे ही जीता है। एक दिन अपने 55 के प्यार की याद से तंग आकर उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है जहां योगिता मरी थी। तो दोस्तों, क्या आपने भी अपनी जिंदगी में किसी का इंतजार किया है या आपको किसी का इंतजार है? अगर है तो किसका, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शिल्पा एक सभ्य और सुलझी और सीधी साधी लड़की थी जो पवन से बहुत प्यार करती थी, और पवन भी उसके लिए जीने मरने को तैयार रहता। जहां दोनों एक तरफ शादी को तैयार थे, तो वहीं बीच में मुसीबत की जड़ थी पवन की माँ। यानी पवन जितने मॉडर्न जमाने का था, उसकी माँ उतने ही पुराने ख्यालों की औरत थी, जिसकी सोच बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी थी। एक दिन पवन अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ आपसे बात करनी है मुझे। हाँ बोलना मेरे लाल, क्या हुआ? आपको पता है, मेरा एक दोस्त है सोहन, उसने मंदिर में जाके शादी कर ली। ओह, ये खबर तो पुरानी हो गई। मुझे सब पता है कि यहाँ आसपास क्या क्या होता है, तो सीधी बात पर आ। क्या कहना चाहता है, घुमा मत। तो मैं ये सोच रहा था माँ कि अगर मैं भी इस घर में आपकी पसंद के खिलाफ अपनी पसंद से शादी करके लड़की को घर लेके आ जाऊँ तो क्या करोगी आप? मैं बेचारी अबला विधवा, अकेली, और कर भी क्या सकती हूँ? बस तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी और जायदाद से बेदखल कर दूंगी। सारी उम्र तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, बस। पवन अपनी माँ की ये बात सुनकर डर जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी माँ कुछ भी कर सकती है। जिसके अगले दिन वो शिल्पा के पास जाकर उससे बोलता है, अरे शिल्पा, मैं अपनी माँ को ना बचपन से जानता हूँ, वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। मैं तो कहता हूँ ना, इस जन्म छोड़ो, 7 जन्म ना माने वो। अच्छा, तो क्या तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो? अरे पगली, अगर तुझे छोड़ दिया तो तेरे बिना जीऊंगा कैसे मैं? अरे मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो भाग के शादी कर लो मुझसे, वो भी मंदिर में। अरे माँ का छोड़ो, माँ का क्या है, शादी के बाद तो अपनाना ही पड़ेगा, इकलौता बेटा जो। और फिर अगर तुम्हारी माँ ने तुमको घर से निकाल दिया तो क्या करोगे? माँ अगर मुझे घर से निकाल देंगी ना, तो जहाँ भी रहूंगा ना तुम्हारे साथ रहूंगा, सड़क पे सो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद शिल्पा और पवन बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर लेते हैं और 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और कुछ समय बाद जब पवन शिल्पा को लेकर घर पर आता है, तो माँ पवन से बोलती है, पवन, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तूने मेरा लाड प्यार का ये सिला दिया। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहना चाहते थे, इसीलिए शादी कर ली। अगर आपको मुझे घर से निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं जहाँ जाऊँगा शिल्पा के साथ जाऊँगा, ये बात याद रखना आप। जिसके बाद पवन की ये बात सुनकर ना चाहते हुए भी माँ को शिल्पा को अपने घर पे एंट्री देनी ही पड़ती है और शिल्पा अपने पूरे ससुराल को संभाल लेती है। लेकिन उसकी माँ जब देखो उसके कामों में नुक्स निकाल कर उसे सुनाया करती। ऐसे ही वक्त का पहिया घूमता है और 4 साल गुजर जाते हैं। पवन के घर में हर तरह की रौनक थी, बस एक बच्चे की किलकारी को छोड़कर। इसी बात को लेकर शिल्पा की सास आए दिन उसे ताना दिया करती और खरी खोटी सुनाया करती। इसी बात का ताना देते हुए एक दिन माँ शिल्पा को कहती है, देखा कल मोही, नहीं बन पाई ना तू माँ। अरे बनेगी भी कहाँ, मेरा श्राप जो लगा है तुझे। कैसा श्राप माँ? मैंने क्या किया है? तूने मुझसे मेरा बेटा छीना, तो तेरा बच्चा तेरे पास कैसे हो सकता है? जब मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, धीरे धीरे मैं तेरा पति भी तुझसे छीन लूंगी। फिर मेरा बेटा तो मेरे पास होगा, लेकिन तेरी कोख तब भी सूनी रहेगी। शिल्पा का दिल अपनी सास की ये बात सुनकर बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी।
उसके पास उसके पति के अलावा माँ बाप का सहारा भी नहीं था जो वो कहीं और जा सके। बस उस दिन के बाद से माँ पवन को शिल्पा के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। एक दिन माँ पवन के पास आकर बोलती है, देख बेटा, तू उस बांझ को मेरे घर बहू बनाकर ले आया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तेरे बच्चे ना हुए तो मेरा वंश तो खत्म हो जाएगा। तू शिल्पा से तलाक ले ले, मैं तेरे लिए सुंदर और अच्छी बीवी लेकर आऊंगी। माँ, मैं प्यार करता हूँ शिल्पा से और उसके बिना रह नहीं सकता, और मुझे तलाक वलाक नहीं चाहिए। पवन के मना करने के बाद भी माँ एक दिन पवन को बस बार बार शिल्पा से तलाक लेने के लिए भड़काया करती। एक दिन माँ की इन बातों से परेशान होकर पवन एक प्लान बनाता है और शिल्पा से कहता है, अच्छा शिल्पा, वो मैं क्या सोच रहा था ना, क्यों ना कुछ दिन के लिए हम अलग होने का नाटक करें? क्यों जी, इससे क्या होगा? अरे यार, हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर बात का कारण मत पूछा करो। अरे बस जो कहे ना वो करो। कल अपना सामान पैक करना, मैं तुमको कहीं सही जगह पे छोड़ के आऊंगा। जिसके बाद अपने पति की बात मानते हुए शिल्पा अपना सारा सामान पैक कर लेती है और पवन उसे कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर पर छोड़कर आता है और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने शिल्पा को घर से निकाल दिया। अब आप चाहो ना तो मेरी शादी कहीं भी करवा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा, सच में तूने उस मनहूस को छोड़ दिया? चल अच्छा है, भले 4 साल बाद ही सही, लेकिन तूने मेरी बात तो मानी। इसके बाद माँ पवन के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है और जब लड़की वाले पवन को देखने घर आते हैं तो पवन उनके आगे कुछ पेपर्स दिखाते हुए बोलता है, माँ ये देखो पेपर्स माँ, इसमें साफ लिखा है कि मैं बाप नहीं बन सकता। माँ, बेटा क्या बात कर रहा है तू? माँ अभी तो सही बात कर रहा, आज तक इसलिए नहीं बोल पाया कि कभी सुनना जरूरी समझा ही नहीं। अब आपको अपनी पसंद की बहू लानी है तो लाइए, लेकिन सच्चाई तो बताइए। बेटा, मैंने तो कहा भी था माँ को कि माँ मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि इस घर में सिर्फ वही लड़की रह सकती है जो मेरी पसंद की हो, वरना मेरी माँ उसे ताने दे दे के घर से निकाल देगी। और मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपनी बीवी को लेके कहीं और जा सकूं, किराए का घर ले सकूं, पेट पाल सकूं। पर अगर आपकी बेटी शादी के बाद नौकरी करना चाहे तो अलग बात है। पवन के मुंह से इतने सारे कड़वे वचन सुनते ही लड़की वाले वहाँ से माँ को सुनाते हुए उठकर चले जाते हैं और माँ अपना छोटा सा मुंह लेकर बैठ जाती है। जिसके बाद जब भी पवन के लिए कोई लड़की का रिश्ता लेकर घर पर आता तो पवन उन्हें सब कुछ सच बताकर वहाँ से भगा देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और माँ पवन के पास आकर कहती है, अरे बेटा, तेरी वजह से जितनी मेरी तारीफ नहीं हुई उससे ज्यादा तो मेरी बदनामी हो गई। अब तू ही बता दे, तू क्या चाहता है? अच्छा माँ, जो मैं चाहूँगा वो आप करोगी? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है ना, करूँगी। अब बता। तो माँ, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं शिल्पा के साथ रहना चाहता हूँ। और पता है माँ, उसको तो सब कुछ पता है, फिर भी उसने मुझे अपनाया। आपने उसे कितने ताने दिए, कितना कुछ कहा, हर मिनट हर सेकंड, खाने पीने उठने बैठने हर टाइम उसे सुनाया, लेकिन वो कुछ ना बोली जब तक मैंने उसे मना नहीं किया, मैंने उसे ये नहीं कहा कि चली जाओ घर से बाहर, तब तक वो नहीं गई। माँ, पवन की बातों को सुनकर माँ को दिल से पछतावा होता है और वो पवन से बोलती है, हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ पाया कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है। मुझे आज तक यही लगता रहा कि जो मैं अपने बेटे के लिए चुनूंगी वही सही होगा और मेरा यही फैसला गलत था। माँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप चाहो तो आप उसे लेकर आ सकती हो। जिसके बाद पवन अपनी माँ को लेकर अपने दोस्त के घर पर जाता है जहाँ शिल्पा ठहरी थी और शिल्पा माँ को देखते ही उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और बोलती है, माँ जी, आप यहाँ कैसे? बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने जो भी किया, जो भी कहा, वो सब गलत था। मैंने तुझे हमेशा मेरे बेटे को छीनने वाली समझा, कभी बहू नहीं समझा। लेकिन अब मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझूंगी। अब अपने घर चल और अपना ससुराल संभाल तू। जिसके बाद माँ शिल्पा को लेकर अपने घर पर आ जाती है और कुछ सालों बाद शिल्पा की कोख भी भर जाती है क्योंकि पवन ने झूठी रिपोर्ट दिखाकर अपनी माँ की आंखें खोली थी। जिसके बाद माँ ये समझ जाती है कि इंसान की नेकी से बड़ा कुछ नहीं होता और इसी के साथ पवन और शिल्पा का तलाक भी होने से रुक जाता है।